हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट 4 है। आपने जिसने भी मेरे स्टार्टिंग के पार्ट नहीं देखे हैं वो पार्ट को ज़रूर देखें। उसके बाद हम इस रूल पे पहुँचे हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने मेरा इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं वो आप ज़रूर देख लीजिए। चलिए, तो अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। कूलाम का नियम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कूलाम का नियम। इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्टली ज़रूरी नहीं है कि आपसे कूलाम का नियम पूछे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे पूछ सकता है वो। इसको समझते हैं आइए। तो कूलाम का नियम जो है दो या दो से अधिक स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युतिकी बल को बताता है। यानी कि किसके मध्य? दो आवेश नहीं, दो या दो से अधिक स्थिर आवेश, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युतिकी बल को बताता है। कौन सा बल? स्थिर वैद्युतिकी बल को बताता है। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक आवेश है Q1 और यहाँ पे एक आवेश है Q2। तब क्या होगा? अगर ये जो आवेश हैं ये समान प्रकृति के हैं, यानी कि पॉजिटिव हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये भागेगा इधर, तो इस पे जो बल लगेगा इसको कह देते हैं F21। ध्यान रखना कैसे लिखना है आपको। F21 का मतलब है दो पे लगने वाला बल किसके कारण? एक के कारण। तो ये इसको इस तरफ धक्का देगा और ये इस पे जो बल लगाएगा वो इस तरफ लगेगा। इसको हम कह देते हैं F12। और F12 का मतलब है 1 पे लगने वाला बल किसके कारण? दूसरे आवेश के कारण। ठीक है, तो ये मैंने बल लिख दिया है। और मान लो कि इनके बीच की दूरी जो है वो r थी। तो अब देखिए, दो आवेश से समझते हैं हम, आगे के भी समझेंगे। दो से ज़्यादा होंगे तब किस तरह से बल लगेगा। तो ये जो बल है, कूलाम का नियम क्या कहता है? दो से दो अधिक स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युतिकी बल को बताता है। इसने ये बताया कि दो आवेश हैं, दोनों के मध्य कुछ ना कुछ बल लग रहा है। ठीक है, तो अब ये बल जो है वो कितना लग रहा है उसके बारे में हमें कूलाम ने बताया। तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि दोनों के बीच में जो बल लग रहा है F समानुपाती है Q1 और Q2 के गुणा के, है ना। ये आपकी समीकरण नंबर 1 आ गई। यानी कि जितना Q1 का परिमाण है वो और Q2 का परिमाण है, दोनों को गुणा कर लो, उसके समानुपाती होगा। Q1 बढ़ेगा तब भी दोनों के बीच का बल बढ़ेगा, Q2 बढ़ेगा तब भी दोनों के बीच का बल बढ़ेगा। ठीक है, इतनी सी बात है। दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या है देखिए। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी जो उन दोनों आवेशों से गुजरने वाली रेखा के अनुदिश हो। यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? r है। और दोनों को मिलाने वाली रेखा होनी चाहिए, है ना। दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या? r है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि f जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा r² के। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से क्या रिजल्ट निकला है? समीकरण 1 व 2 से तो आपके पास क्या आ जाएगा कि f जो है वो समानुपाती है Q1 और Q2 के और r² के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आपके पास ये आ गई समीकरण नंबर 3 निकल के। ठीक है, ये अब इस पर और चर्चा करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम। दोस्तों, ये हमारी समीकरण नंबर 3 थी जो पिछले पेज में थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे ही हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है। समानुपाती का चिन्ह हटाते ही मैंने एक नियतांक लगा दिया K Q1 Q2 अपॉन r²। ये आपका फाइनल समीकरण है। ठीक है, ये कूलाम के नियम को फॉलो करता है। तो K Q1 Q2 अपॉन r²। जैसे ही मैंने समानुपाती का चिन्ह हटाया, एक आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जिस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है अभी देखते हैं। इसको कहते हैं समानुपाती नियतांक। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है। ठीक है, अब आपको बता देना चाहूँ, जैसे f है, f क्या है? जो हमारा F12 था वही f है, और F21, ये दोनों क्या होंगे? परिमाण में बराबर होंगे। यानी कि पिछले वाले इसमें देखिए, अब जितना ये बल इस पे लगा रहा है उतना ही ये इस पे बल लगाएगा, तो दोनों बराबर होंगे। उसी को मैंने f कहा है। मैंने किसी पर्टिकुलर इसके लिए फॉर्मूला नहीं दिया है, ना इसके लिए दिया है। मैंने कहा है कि जो दोनों के मध्य लगने वाला बल है दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। जितना बल ये इस पे लगाएगा उतना ही बल ये इस पे लगाएगा। ठीक है, बस दिशा विपरीत है। तो मैंने F12 और F21 को बराबर लिख दिया है, और उसकी वैल्यू क्या है?
एफ के बराबर है, जो कितनी है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा हम के की वैल्यू पे करते हैं कि के क्या होता है। अब देखिए के क्या है, के की वैल्यू जो है, के को लिखा जाता है के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट पे चर्चा करते हैं और इसको सॉल्व करने के बाद में 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद में आता है 9 × 10⁹ आपसे ये वैल्यू पूछ लेता है कई बार एग्जाम में कि के की वैल्यू क्या होती है, तो के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ अब इसकी इकाई भी पूछ लेता है, तो इकाई कैसे निकालेंगे, देखिए आपके पास f इक्वल टू है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो f की इकाई कितनी होती है, न्यूटन। आर स्क्वायर को ऊपर पहुँचाइए तो वो होता है मीटर स्क्वायर, के को ऐसे रहने दीजिए और नीचे Q1 Q2 दोनों की इकाई होती है कुलाम, तो ये हो जाएगा कुलाम स्क्वायर। ठीक है, ये न्यूटन, ये दूरी का आर स्क्वायर और ये कुलाम, तो कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम स्क्वायर हो गया, नीचे चला गया, यहाँ पे केवल के बचना चाहिए। तो इसकी इकाई कितनी होगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी इकाई है। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, इसके लिए मुझे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। अब ये क्या है, देखिए जब मैंने दो आवेश लिए थे, यहाँ पे देखिए दो आवेश लिए थे, तो इनके बीच में माध्यम क्या था, इनके बीच में मैंने निर्वात लिया था। इसके बीच में अगर मैं माध्यम कुछ और ले लूँगा तो ये बल जो है वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो कैसे होगा वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या है, इसमें माध्यम निर्वात है ना, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है निर्वात के लिए पढ़ा है, तो हमने ये माध्यम पर डिपेंड करता है, तो हमने इसके लिए क्या लिया, निर्वात की विद्युतशीलता। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू आपको बता देता हूँ, ये होती है एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इस वैल्यू को यहाँ रख के सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू आ जाती है। अब इसकी इकाई भी पूछ लेता है ना, जैसे इसका मात्रक ये है तो इसका भी मात्रक पूछता है। इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, देखिए यहीं से निकलेगा, है ना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई के। अब 4 पाई का तो कोई मात्रक नहीं होता, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/k। अब जब के का मात्रक रखेंगे आप तो ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, तो इस वाले मात्रक को जस्ट उल्टा कर देना आप। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है, इस पर हम ढंग से चर्चा करेंगे और आने वाले चैप्टरों में कैपेसिटर में पूरा इसी का रोल है। तो इतना आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है और इसका मात्रक याद रखना है, ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और आपसे क्या पूछा जाता है, के की विमा पूछी जाती है ना, और इसके साथ में एप्सिलॉन नॉट की भी विमा पूछी जाती है। तो वो मैं अगले पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब हमें निकालना है के की विमा, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, और एप्सिलॉन नॉट की विमा। ठीक है, मात्रक मैंने अब आपको बता दिया, तो के का मात्रक देख लेते पहले। के का मात्रक क्या निकाला था हमने, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। ठीक है, 7 भौतिक राशियाँ होती है उसके हिसाब से। देखिए न्यूटन किसका मात्रक था, बल का। अब मैं बल की विमा लिखूंगा, अगर बल की विमा लिखूंगा, देखिए ऐसा फॉर्मूला था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मुझे क्या निकालना था, के चाहिए था, है ना, तो के को यहीं छोड़ देते हैं, एफ इंटू आर स्क्वायर, नीचे आएगा Q1 अपॉन Q2, तो आपके पास के बचेगा। अब यहीं से इसकी विमा आएगी। देखिए पहले एफ की विमा लिखिए, के की विमा के लिए आपको किसकी विमा लिखनी पड़ेगी, एफ की। एफ क्या है, बल है, और बल की विमा क्या होती है, m1L1T-2। ठीक है, एक इसकी विमा आ गई, एफ की आ गई। आर स्क्वायर ये क्या, दूरी है, दूरी की विमा क्या होगी, मीटर, मीटर यानी कि एल, और इस पर स्क्वायर लगा हुआ तो ये एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये आएगा कुलाम। तो कुलाम क्या है, अब देखिए ये भौतिक राशि में नहीं आता कुलाम। कुलाम जो होता है धारा भौतिक राशि में आती है ना। कुलाम क्या होता है, देखिए धारा प्रवाह की आवेश प्रवाह की दर धारा होती है, आई बराबर होता है Q/T, है ना। धारा क्या होती है, धारा होती है आवेश बटा समय। तो इसकी विमा जब निकालनी है, ये तो भौतिक राशि है ना, तो भौतिक राशि की विमा, इसकी विमा होती है A, और T की विमा क्या होती है, समय, A × T। ये किसकी विमा आ गई, आवेश की विमा आ गई। आप याद भी रख सकते हैं कि आवेश की विमा होती है A × T, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A × T, है ना। ये किसकी विमा आ गई, आवेश की। अब इस पर स्क्वायर लगाना है क्योंकि 2 बार है, या गया स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास आएगा m1L1T-2, और यहाँ पे आएगा L2। ठीक है, और यहाँ पे आएगा A2
और ये T2, ठीक है। देखिए M1, M कितने हैं, ऊपर एक बार M1 है, L कितने हैं, L3 हो गया, है ना, एक ये और दो ये। इसके बाद T ऊपर -2 है, ये भी ऊपर जाएगा तो ये T -4 हो जाएगा, और A की वैल्यू हो जाएगी -2। तो ये किसकी विमा आ गई, K की विमा, ठीक है। मात्रक आपको क्लियर है, मात्रक कैसे निकाला मैंने, इसके बाद मैं इसकी विमा निकाल चुका हूँ। इसी तरह से आपसे एप्सिलॉन नॉट की विमा पूछी जाएगी, तो एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आएगा, K वाले का उल्टा, है ना, जो K का मात्रक था उसका उल्टा था। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक था वो था आपके पास कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और इसी से विमा निकलती है। तो इसकी विमा जो हो जाएगी वो इसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी, ठीक है। M की जगह 1 की जगह क्या आ जाएगा -1, L3 की जगह क्या आ जाएगा -3, और T माइनस का है तो वो क्या हो जाएगा +4, और A हो जाएगा +2, ठीक है। तो ये आ गई इसकी विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा, ठीक है। और ये आ गई आपकी K की विमा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा फिर मैं आपको एक फाइनल कथन बता देता हूँ कि कूलम का जो कथन आपको लिख के आना है एक लाइन में, वो आपको बता देता हूँ, आप इसको नोट करें। फिर हम पढ़ेंगे कूलम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए दोस्तों, आपने पिछला पेज नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं कूलम के नियम के कथन पर। जो कथन था उसका एक्चुअल कथन जो आपको लिख के आना है वो क्या है, देखिए, कूलम के नियम के अनुसार दो बिंदुवत, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड हैं जो आपको यूज में लेने, दो बिंदुवत व स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो मैंने आपको समझा दिया, F समानुपाती होगा Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर के, यानी कि दोनों बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो के मध्य डिफाइन करना है अभी आपको, दोनों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी मध्य की दूरी, उनको मिलाने वाली रेखा वाली दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये इसका कथन था, ठीक है। तो ये आपको लिख के आना है, मेन कथन ये है, ये जरूर लिख के आना है, इसी के मार्क्स हैं आपके। चलिए फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कूलम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर, कि इसके क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है। ये आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इसको एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। देखिए पहला पॉइंट, दोनों स्थिर आवेशों पर एक दूसरे द्वारा लगाया गया बल परिमाण में समान व दिशा में विपरीत है, अतः यह न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं। यह क्रिया प्रतिक्रिया युग्म भी कहलाते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं हम। मैंने आपको बताया कि मान लीजिए यहाँ पे मैं एक आवेश ले लेता हूँ Q1 और एक आवेश ले लेता हूँ Q2, ठीक है। ये डायग्राम आपको नहीं बनाना, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, और इनके बीच की दूरी R है ना। तो ये इसको धक्का लगाएगा, बल कितना होगा F21, और ये इसको धक्का लगाएगा, इस पर बल कितना लगेगा F12। तो देखिए इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है ना। ये इधर दौड़ेगा और ये इधर दौड़ेगा, ठीक है। तो दिशा कैसी होगी, विपरीत, यानी कि ये समान परिमाण में समान है, ये और ये वैल्यू समान आएगी। F12 जितना ये इस पे लगाएगा उतना ही ये इस पे भी लगाएगा, दोनों समान है, ठीक है, लेकिन दिशा विपरीत है। अब मान लीजिए एक नेगेटिव ले लेता तो क्या होता, आकर्षण होता। तो इसका मतलब ये इसकी इधर आकर्षित होता और ये इधर आकर्षित होता, ये दोनों एक दूसरे की तरफ भागते। तो अभी भी दिशा विपरीत ही है, एक भाग रहा है लेफ्ट और एक भाग रहा है राइट। तो दोनों केस में दिशा क्या है, परिमाण समान है और दिशा विपरीत है। अतः ये कौन से नियम का पालन कर रहे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का। कौन सा, किसका नियम, न्यूटन का नियम, है ना। तो न्यूटन का नियम क्या था, हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं उतना ही बल वो वस्तु हम पे लगाती है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। वही तो ये कर रहा है, जितना बल ये इस पे लगा रहा है उतना ही बल ये इस पे लगा रहा है। देखिए परिमाण समान है, ठीक है, और दिशा दोनों ही कंडीशन में विपरीत आ रही है। ये भागेगा लेफ्ट तो ये भागेगा राइट, और ये भागेगा राइट तो ये भागेगा लेफ्ट। अगर दोनों पॉजिटिव लोगे तब एक इधर और एक इधर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो एक इधर और एक इधर, दोनों नेगेटिव होते तो भी यही कंडीशन बनती, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। चलिए, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, अतः यह केंद्रीय बल है। कई किताबों में केंद्रीय बल लिखा होता है, तो केंद्रीय बल का मतलब समझे कि ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेगा, कि ऐसा नहीं कि ये आवेश इधर ऊपर भाग गया, विपरीत है तो ये नीचे भाग गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, है ना, कि ये ऊपर भागा और ये नीचे भाग गया। विपरीत का मतलब ये नहीं है कि ये नीचे भाग गया ये ऊपर भाग गया, है ना। दोनों मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही दौड़ेंगे, ये इधर दौड़ेगा तो ये इधर दौड़ेगा, और ये इधर चला तो ये इधर चलेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो इस ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो भी क्या है, केंद्रीय बल है, ठीक है दोस्तों।
चलिए, यदि निकाय पर कुल बल 0 है तो इसका संवेग संरक्षित होगा। आपको पता है अगर F कुल क्या होता है, न्यूटन का दूसरा नियम dp/dt, और ये अगर 0 हो जाए, है ना, dp/dt, अगर कुल बल 0 हो गया, देखिए जितना ये इस पे लगा रहा है उतना ही ये इस पे लगा रहा है ना, दोनों दिशा में विपरीत है, तो एक F है तो एक -F है, तो कुल बल क्या हो गया, 0 हो गया। अब कुल बल 0 है तो dp/dt 0 है, और किसी चीज़ का अवकलन अगर 0 हो जाता है तो इसका मतलब p क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो वही क्या रखा है, किसी निकाय पर कुल बल अगर 0 है तो इसका संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी एक आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला बल वाला स्थिर वैद्युतिकी बल किसी तीसरे आवेश के वहां उपस्थित या अनुपस्थित होने से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखें। अब देखिए क्या है इसका मतलब, कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक आवेश है Q1 और यहाँ पे आवेश है Q2। ठीक है, तो ये इस पे बल लगा रहा है ऐसे, है ना, इसको नाम दे दिया हमने F12। कौन लगा रहा है, ये 2 वाला 1 पे बल लगा रहा है। ठीक है, अब मान लो एक और आवेश आ गया यहाँ पे Q3, तो ये इस पे बल इधर लगाएगा F13, तो ये जो Q3 है वो इस पे बल लगा रहा है, Q2 भी इस पे लगा रहा है। जब Q3 नहीं था तब इस पे कितना बल लग रहा था, F12। ठीक है, इसके कारण, केवल 2 के कारण 1 पे कितना बल लग रहा था, F12। जब Q3 आया तब इसके ये वाले बल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, जितना पहले लग रहा था उतना ही अभी लगेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है इसने अगर इस पे F13 इधर लगा दिया तो इसका परिणामी बल इधर आ जाएगा दोनों के बीच में, है ना, लेकिन इसके होने या नहीं होने से इसके बल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही बात कही गई है, किसी एक आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला स्थिर वैद्युतिकी बल तीसरे आवेश के वहां उपस्थित या अनुपस्थित होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा मैंने ख़राब कर दिया पेज को, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेके इसको उतार सकते हैं समझने के लिए। फिर हम इसके लास्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं कि कूलाम्ब बल की क्या क्या कमियां रही हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम कूलाम्ब बल की कमियों की तरफ कि क्या क्या कमियां रहेंगी। एक बार एग्जाम में कमियां पूछ ली थी कूलाम्ब बल की, तो मैंने सारा टॉपिक आपको क्लियर करा दिया, सब कुछ क्लियर करा दिया कूलाम्ब बल के बारे में। अभी जो रह गया है उसका सदिश रूप रह गया है, और इसका माध्यम के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है वो मेरे को समझाना है, वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह बल सदैव बिंदुवत आवेशों के लिए परिभाषित है, यानी कि जो कूलाम्ब ने बल दिया वो किसके लिए दिया। अगर मैं मोटी सी ऐसी आकृति ले लूँ तो इनके मध्य नहीं लगेगा, Q1 और Q2 इनके मध्य नहीं लगेगा, है ना। कैसे आवेश लेने, बिंदुवत, Q1 और Q2 कितनी दूरी पर, R दूरी पर, क्योंकि फिर अगर इस तरह की आकृति आ गई तो आप R दूरी कहाँ से लोगे, तो ये कंसीडर नहीं करा जाएगा। कौन सा लिया जाएगा, सदैव बिंदुवत आवेशों के मध्य ही परिभाषित है। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा पढ़ते हैं, यह बल केवल स्थिर आवेशों के लिए दिया गया है। ये स्थिर आवेशों के लिए बताया गया, ऐसा नहीं कि आवेश चल रहा है, आवेश चल रहा है तो दूरी बढ़ घट सकती है, तो उसके लिए हम इसको परिभाषित नहीं करेंगे, है ना, वो आगे जाके जब और भी बल पड़ेंगे जब हम इसको कंसीडर करेंगे। बाकी अभी ये जो नियम दिया गया वो किसके लिए दिया गया, स्थिर आवेशों के लिए, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह बल सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्य करता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था ये कहाँ कार्य करेगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्य करेगा, और कोई लाइन पे नहीं जाएगा। इन दोनों को या तो ये इस तरफ भागेगा, ये इस तरफ भागेगा, अगर समान प्रकृति के हुए तो। ठीक है, तो लगेगा इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेगा, ये भी इसकी एक कमी है। यह बल दोनों आवेशों के मध्य माध्यम परिवर्तित करने पर परिवर्तित हो जाता है। अभी इसके बीच में अगर मैंने वायु ली थी, है ना, या निर्वात लिया था, अगर इसके बीच में मैं पानी भर दूं तो इनके बीच का बल जो है वो प्रभावित होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण में ऐसा नहीं होता दोस्तों, है ना। तो इसीलिए इसकी एक कमी ये रही है कि माध्यम परिवर्तित करने पर ये बल भी परिवर्तित हो जाता है। तो 4 कमियां हैं जो आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, जहाँ पे इस कूलाम्ब बल से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये पहुँचाएँ। थैंक यू।